Okay, today's class we shall see uniform acceleration motion, the two along straight line. Uniform acceleration motion वन डायमेंशनल भी होगा, टू डायमेंशनल भी होगा, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along स्ट्रेट लाइन. पहले हम समझे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, व्हाट आर द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. देन देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड रेसिप्रोकल थ्योरम, वो बताएंगे. थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी वो बताएंगे कैसे होता है. एंड पढ़ेंगे उसमें वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में आता है. एंटायर काइनेटिक्स वन डायमेंशनल मोशन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे. हो सकता है कि मैक्सिमम यू विल गेट वन क्वेश्चन अभी तक, मतलब वन डायमेंशनल मोशन तक, और टू डायमेंशनल मोशन में हो सकता है कि यू विल गेट वन क्वेश्चन. तो मैक्सिमम टू क्वेश्चन फ्रॉम काइनेटिक्स और वन क्वेश्चन, बट चैप्टर इज टू बिग. आगे आगे हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास देखने के लिए. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन. कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में कब कहते हैं? ऑब्वियसली जब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. बुक वाला डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा है कि व्हेन ए बॉडी undergoes equal change in velocity in equal interval of time, it is said to be in uniform acceleration motion. थोड़ा सा प्रिसाइज करो तो equal change in velocity in equal interval of time refers to equal acceleration if it is moving with constant acceleration. और हमें मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन नहीं होता है. जब हम गाड़ी में जाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, तभी वेलोसिटी बदलता है. मतलब एक्सीलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट द इफेक्ट. क्योंकि ए इक्वल टू dv by dt लिखते हैं ना, जब वेलोसिटी बदला तब एक्सीलरेशन हो रहा है, ऐसे लोग सोचते हैं. सही है, लेकिन कॉज इफेक्ट रिलेशन जानना बहुत जरूरी है. पहले कौन, उसके बाद कौन. अब एक्सीलरेशन का कॉज क्या है? फोर्स. कोई बॉडी के ऊपर अगर कांस्टेंट फोर्स आएगा तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है. कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए. इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कोई मोशन को देख के ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं. सो ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. नाउ यू सी दिस ब्लॉक which is here is now suppose oscillating like this. The force on this is continuously changing, spring force is changing, you know, so it is not a uniform acceleration motion. इसको आप uniform acceleration motion नहीं कह सकते हो. Here an electron is moving with constant speed around the nucleus. तो आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स आ रहा है जो कि इधर को है, that is the force of the nucleus है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये फोर्स ये अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा फोर्स का डायरेक्शन बदलने लगेगा. दैट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग. इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. जो मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, उसमें अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे गड़बड़ हो जाएगा. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते. Now see here a particle is projected. Usually in this type of motions, projectile motion, vertical motion, we ignore air resistance. If air resistance is ignored during this entire flight, the only force acting on it is mg, which is constant in magnitude as well as direction. Magnitude of force is constant, direction of force is constant. So you say this is a uniform acceleration motion. तो कोई भी मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तब होता है जब उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आता है. आगे बढ़ें. तो वन डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या है? कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कब करेगा? अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. सोच लिया जाए कि कोई बॉडी रेस्ट में था और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया. कैसे गया? बिकॉज कोई कांस्टेंट फोर्स आया होगा. अगर कोई बॉडी रेस्ट में था, कोई कांस्टेंट फोर्स आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो सीधा ही चलेगा. So u is equal to 0 and constant acceleration is a cause for one dimensional motion, condition for one dimensional motion. और हो सकता है कि एक्सीलरेशन इज 0, मतलब बॉडी कुछ वेलोसिटी में जा रहा था, उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो ऑब्वियसली उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा. वेलोसिटी विल नॉट चेंज because the acceleration is 0. When the velocity does not change, neither the speed nor the direction change, so it keeps on moving with constant velocity and constant direction. That is also one dimensional motion. तीसरा द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज, अगर दोनों ही 0 नहीं है, u भी 0 नहीं है,
ए भी जीरो नहीं है, मतलब जो फोर्स आ रहा है वो भी जीरो नहीं है, नाइदर यू इज जीरो नॉर ए इज जीरो। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब कोई फोर्स ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अगर फोर्स हम आगे की तरफ लगाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उल्टे लगाएंगे तब भी जाएगा, रुकेगा फिर वापस आएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मतलब u और a को कोलिनियर होना जरूरी है। दे में बी पैरेलल, दे में बी एंटी पैरेलल। वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं वन डायमेंशन कोलिनियरिटी का टेस्ट। u और a दो वेक्टर कोलिनियर है तो ux by ax must be equal to uy by ay। u and a are collinear, u and a are collinear। तो these are the conditions for one dimensional motion। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मोशन विल नॉट बी वन डायमेंशनल। ओके, एंड द जनरल मोशन इक्वेशंस यू नो, ये सबको मालूम है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। ध्यान रहे कि दे आर ऑल वेक्टर्स, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। इन दिस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यू मस्ट रिमेंबर v इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मींस स्पीड। ये स्पीड का स्क्वायर, फाइनल स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर a और s दोनों वेक्टर्स है, दोनों का प्रोडक्ट भी स्केलर होना है, तो वी हैव गॉन फॉर डॉट प्रोडक्ट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि सारा चीज आपको दिया रहेगा, a दिया गया है 2ik प्लस 3j, s दे दिया गया है, u दे दिया गया है, v पूछा है तो कैसे निकालोगे, तरीका आपको समझ में आना जरूरी है। और ध्यान रहे कि ये जो s हम बार बार यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। These are all very known equations, माइनर क्लासेस से आप लोग जानते हो, बट सही ढंग से इनको पहचानो। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला u प्लस a by 2 into 2n minus 1। फिफ्थ सेकेंड में कितना दूर जाएगा, इट इज u प्लस a by 2 into 2 into 5 minus 1। ठीक है। Average velocity between any two instants is half v1 plus v2, where v1 and v2 are the instantaneous velocities। ध्यान रहे हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरी जगह नहीं, मतलब यूज कर लेना इसको। तो क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में जा रहा है, कोई पूछा कि बताओ ये समय के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी पता कर लो, यहाँ पर वेलोसिटी पता कर लो। v1 plus v2 by 2 is the average velocity between these two instants। हो सकता है कि वो पार्टिकल कुछ ऐसा गया, ऐसा आ रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर वेलोसिटी v2 था, तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर को था, यहाँ पर वेलोसिटी इधर को था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 plus v2। वेक्टर है, वेक्टर डेली जोड़ना है, v1 v2 अपोजिट डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू वेक्टर डेली एड देम। मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v2। v1 प्लस v2 करेंगे तो मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v2। समझ में, क्योंकि v1 ऐसे था, v2 ऐसे था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, v1 माइनस v2 by 2। समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई चीज को ऊपर फेंका गया u स्पीड में, कोई चीज को u स्पीड में ऊपर फेंका गया, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो गिरेगा भी u स्पीड में। अगर u में फेंके तो u में गिरेगा, नेग्लेक्टिंग एयर डिस्टेंस। तो आपको होगी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ऐड कर देने से हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 0, जिसको आप अदरवाइज कहते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वो बात सही है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस वेलोसिटी आई वांट टू मेक यू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। So average velocity between any two instants is half of v1 plus v2, where v1 and v2 are the instantaneous velocities। Now here are some typical formulae, और मैं देखा हूँ कि अक्सर जितने क्वेश्चन आए हैं मेडिकल एंट्रेंस में, ये सब क्वेश्चन के ऊपर आए हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना। A particle starts from rest and moves with constant acceleration such that it moves distances x1, x2, x3, etc. in consecutive equal time intervals from the start। शुरू से इक्वल टाइम इंटरवल में x1, x2, x3 डिस्टेंसेस क्या है, तो x1 is to x2 is to x3 are in the ratio 1:3 to 5 to 7 9 11 like that, and x2 minus x1 is equal to x3 minus x2। कब ध्यान रखना है कि it starts from rest, starts from rest में ये दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल है। x1 is to x2 is to x3 is equal to 1:3 to 5 to 7 and so on, and x2 minus x1 means x1, x2, x3 are in AP
x1 x2 x3 आर इन AP x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2। ओके, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। कोई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन। तो मैं इस चीज को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। पहला t0 सेकेंड में इतना दूर गया था, ये हुआ t0। अगला t0 में, नेक्स्ट t0 में मतलब यहाँ तक गया था। ये डिस्टेंस कितना गया था x1, ये डिस्टेंस कितना गया था x2। अगला t0 में कितना गया था x3। मतलब हर t0 सेकेंड की इंटरवल में ये t0 हुआ, ये अगला t0 मतलब ये 2t0 हुआ, ये 3t0 हुआ। ये हर एक t0 सेकेंड की इंटरवल में डिस्टेंस क्या गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से शुरू से स्टार्ट करके। पहला t0 में x1, दूसरा t0 में x2, तीसरा t0 में x3। तो पहला t0 में जो डिस्टेंस गया था वेलोसिटी टाइम डायग्राम में, दैट इज द एरिया, यू नो दिस एरिया, यू कॉल इट a1। सो a1 इज सेम एज x1। अगला t0 में ये एरिया, अगला t0 में जो डिस्टेंस गया था वो ये एरिया है, तो आपको होगी ये a2 मतलब x2 इज a2। अगला t0 में a3 गया था, x3 इज a3। कहने का मतलब है a1 इज x1, a2 इज x2, a3 इज x3, a1 is to a2 is to a3 is equal to 1 is to 3 is to 5। I have seen this question in some of the national level exams conduct करते हैं, उनका किसी एक हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सेंटर का क्वेश्चन में मैं देखा हूँ ऐसा दिया था और पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ a1 is to a2 is to a3। यू अंडरस्टैंड दीज आर द डिस्टेंसेस। अब निकाल के तो देख सकते हैं हर कोई, लेकिन समझ में आना चाहिए कि a1 is to a2 is to a3 is 1 is to 3 is to 5। आप प्रूफ भी कर सकते हो, ये एरिया निकाल के देखो। और a2 माइनस a1 इज सेम एज a3 माइनस a2। देयरइन AP विजुअलाइज करने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्या ये वाला जो स्टेटमेंट था समझ में आया? सपोज कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाता है, पहला सेकेंड में जाता है 10 मीटर, नेक्स्ट सेकेंड में कितना जाएगा 30 मीटर, उसका नेक्स्ट सेकेंड में। कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, पहला 5 सेकेंड में जाता है 10 मीटर, अगला 5 सेकेंड में कितना जाएगा 3 गुना हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा, दूसरा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, नहीं था, कुछ नहीं कहा गया है, आगे चल रहा था। जब वो आगे चल रहा था पता चला किसी एक सेकेंड में वो गया, किसी एक 10 मिनट के इंटरवल में वो गया मान लो 50 मीटर, उसका अगला 10 मिनट इंटरवल में हो गया 60 मीटर, तो उसका अगला 10 मिनट इंटरवल में कितना जाएगा, पहले गया 50, अगला 10 मिनट में 60, तो अगला 10 में कितना जाएगा 70, क्योंकि दे आर इन AP, ये याद रखना, दे आर इन AP, डिफरेंसेस आर सेम। समझ में आया? If a particle starts from rest and moves with constant acceleration so that it moves equal consecutive distances in time intervals t1, t2, t3, etc., then this ratio is applicable। अच्छा, मैं समझाता हूँ ये क्या। ये कहता है कि कोई पार्टिकल अब उल्टा हो गया है, पहले क्या गया था इक्वल टाइम इंटरवल में, अब कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, पहला t0 सेकेंड में नहीं, पहला x डिस्टेंस जाने के लिए टाइम लगा t1, दूसरा x डिस्टेंस जाने के लिए टाइम लगा t2, तीसरा x डिस्टेंस जाने के लिए t3 एंड सो ऑन। तो फिर क्या कहता है यहाँ पर t1 बाई t2 कितना होगा 1 बाई √2 माइनस 1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ऊपर नीचे अगर √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये ऊपर √2 प्लस 1, नीचे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 इज √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो याद रहे कि t1 बाई t2 इज 1 बाई √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 बाई 1। अक्सर इसके ऊपर आता है, मैं एक्स्ट्रा में दे दिया हूँ, t1 के साथ tn nth सेकेंड का मोशन देखेंगे तो इज 1 बाई √n माइनस √n माइनस 1। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t4 बाई t5? ये t4 होगा, अगला x को जाने के लिए लगेगा उसको t5 सेकेंड्स। क्या कोई बता सकता है क्या होगा रेशियो? फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, √4 माइनस √5 माइनस 4 बाय उल्टा हो गया, हाँ पहला हो गया, इसके लिए हो जाएगा नीचे t1 बाई t5 माइनस √4। हाँ ठीक है, तो आप चाहो तो आप समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि इट इज t4 बाई t1
एंड T1 बाई T5 ऐसे लिख सकते हो। T1 कैंसिल हो जाएगा, T1 बाई T4 होता है कितना, T1 बाई T4 होता है √4 माइनस √3 ऊपर, और T1 बाई T5 क्या हो जाएगा 1 बाई √5 माइनस √4। सो सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा √4 माइनस √3 बाय √5 माइनस √4। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। समझो चीजों को, समझो, आसान चीज है। अब कैसे हुआ जानने के लिए आपको डिटेल्स वीडियो देखना पड़ेगा जो अवेलेबल है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो फिर ओनली दिस इक्वेशन इज वैलिड। पहला दो वैलिड नहीं है। कौन सा? x2 माइनस x1 इक्वल x3 माइनस x2। ये वैलिड कब है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या ना हो, ये वैलिड है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बाकी दोनों वैलिड है। बाकी दोनों मतलब x1 is to x2 is to x3 is equal to 1 is to 3 is to 5 and so on, and t1 is to t2 is to t3 is equal to 1 is to √2 minus 1 is to √3 minus √2 and so on। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द इनिशियल when u is not zero, only this is valid। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वैलिड है ओनली u is equal to 0 में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ खिराबदी तनया? यस सर। यस, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर एक छोटा सा चीज है जो आपको न्यूमेरिकल करने में काफी मदद मिलेगा और इसके ऊपर कोचिंग में अक्सर आता हुआ देखा हूँ। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। क्या कहता है कि कोई पार्टिकल u से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a0 में गया, तो t सेकेंड में s डिस्टेंस गया और आके यहाँ पर पहुंचा, उसका वेलोसिटी हुआ v। पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a0 में इधर को एक्सीलरेशन था, तो t सेकेंड में s डिस्टेंस गया और यहाँ पर आके पहुंचा, उसका वेलोसिटी हुआ v। यू नो ऑल मोशन इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। v इक्वल u प्लस at, h इक्वल u t प्लस r स्क्वायर, एवरीथिंग यू नो दैट यू कैन अप्लाई बिकॉज़ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। नाउ लेट अस थिंक द क्वेश्चन अदरवाइज। अगर वो पार्टिकल यहां से शुरू करता v वेलोसिटी में, वही एक्सीलरेशन रहता, तो ये धीरे धीरे स्लो डाउन करता और s डिस्टेंस जाने के लिए उसको t सेकंड लगता और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड u ही हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। थोड़ा दूसरे तरीके से विजुअलाइज करवा दूं, आपको आसान लगेगा। सपोज मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करता है इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। कोई चीज को मैंने ऊपर फेंका u वेलोसिटी में, वो गया, ऐसे आया, इधर से आया, यहाँ पर जब पहुंचा उसका वेलोसिटी v था। थ्रू आउट द मोशन द एक्सीलरेशन वाज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर यहाँ से कोई चीज को v वेलोसिटी में फेंकेंगे, एक्सीलरेशन तो वही रहा, वी आर नॉट चेंजिंग एक्सीलरेशन। ये जितनी समय के बाद यहाँ पर पहुंचा था t' सेकेंड के बाद, ये भी ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे पहुंचेगा, वही t' सेकेंड के बाद क्या स्पीड में? u स्पीड में। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t' लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t' लगेगा। ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का एक खासियत। क्या बात समझ में आया? कहने का मतलब है अगर u वेलोसिटी में गया और इधर आके ऐसे पहुंचा, s डिस्टेंस जाने को t सेकंड लगा और वेलोसिटी v हुआ, और उल्टा v में स्टार्ट करता तो रिटार्डेशन होता, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम रखें, रिटार्डेशन होता, s डिस्टेंस जाने के लिए t सेकंड लगता और पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी वही u हो जाता। क्या ये रेसिप्रोसिटी समझ में आया? न्यूमेरिकल हम रखें आपको समझाने के लिए, न्यूमेरिकल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है। A train of length 100 meters starts from rest and moves with constant acceleration 2 meters per second square. Simultaneously, a man runs from back end to engine with a constant speed u0. Find minimum u for which he can reach the engine. In this period, what we are doing, we are surfing for all possible books. जो अच्छे बुक्स आपके लिए हो सकते हैं, materials हो सकते हैं. Sometimes we are also taking help of other ऑनलाइन सिस्टम्स जिनका हम कुछ क्वेश्चंस खरीद भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो ऑथर्स जो क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, लेकिन वो हमारे ज़रूरत की नहीं है। हमें उस किस्म की क्वेश्चन चाहिए जो हम चुटकी में कर पाएंगे। लंबे क्वेश्चन करके पढ़ने से तो होगा नहीं, तो उसको पढ़ के करना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो जो क्वेश्चन एक सिंगल लॉजिक में होता है वैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कभी कभार मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि यहाँ से स्प्लिट करके 2-3 ठो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए देता हूँ। लेकिन टेस्ट के लिए तो सिंगल, देखो मैं जो टेस्ट लिया था कैसे सिंगल लॉजिक था, निकालो हो गया। जबकि ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, एक लॉजिक होता है, उसमें से कुछ निकालना होता है, उसको यूज करके दूसरा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, फिर तीसरा चीज निकलता है। दीज आर नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग, बट यू विल गेट सम नॉलेज एंड कंसेप्ट आउट ऑफ इट। नाउ द क्वेश्चन इज, हियर इज ए ट्रेन, ये ट्रेन का लेंथ दे दिया गया 100 मीटर है, और ये क्या कर रहा था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाना शुरू किया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तुरंत ही कोई आदमी पीछे से कूद के बाहर निकला, हो सकता है ड्राइवर होगा, पीछे बैठ गया था, तो दौड़ के भागने लगा इंजन की तरफ। वो कांस्टेंट स्पीड में भागने लगा, यू स्पीड में। वो आदमी भागते भागते जाके इंजन में पहुंचेगा, और बहुत धीरे धीरे भागेगा तो जब तक यहाँ पर पहुंचेगा ट्रेन छूट जाएगा। अब देखिए होगे वो कौन सा था, गदर मूवी में वो शाहरुख खान दौड़ा रहा था और हीरोइन भाग रहा था, उसको हाथ पकड़ के तो भाग रहा था, तो उसको जोर से दौड़ना पड़ा। देखियो कि नहीं देखियो तुम लोग गदर मूवी? हाँ, तो इसमें भी यही है, ये अगर बहुत धीरे धीरे भागेगा तो इंजन के पास पहुंच नहीं पाएगा, भाग जाएगा। अगर जोर से भागेगा तो शायद ही इंजन के पास पहुंच सकता है। क्वेश्चन ये है कि कम से कम कितने जोर भागना चाहिए उसको ताकि इंजन के पास पहुंच पाएगा, कम से कम। नाउ हियर 2 केसेस अराइज, आइदर इतना स्लो गया कि पहुंच नहीं पाया, या फिर इतना ज्यादा जोर गया, बहुत ज्यादा जोर से दौड़ा, तो क्या होगा सोचो तो। बहुत ज्यादा जोर से दौड़ेगा तो ये आदमी जब बहुत ज्यादा जोर स्पीड में दौड़ेगा तो क्या होगा, वो भागते हुए जाएगा, तब तक ट्रेन आगे निकल गया होगा, इंजन के पास पहुंचेगा। एक कितना समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, इंजन के पास पहुंचेगा। लेकिन सपोज वो इंजन में नहीं चढ़ता है और भी आगे भाग जाता है, अब ट्रेन पीछे छूट गया है, आदमी भाग के आगे निकल गया है, अब ट्रेन पीछे से उसके पास आएगा, अगेन ही विल रीच द इंजन, और तब भी चढ़ सकता है। उसके पास 2 मौके मिलते हैं चढ़ने के लिए, एक तो खुद दौड़ के गया इंजन में चढ़ गया, या फिर इतना जोर से दौड़ा कि ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल गया, फिर ट्रेन पीछे से आया और फिर से चढ़ गया। तो जब अगर बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ता है उसके पास पहुंचने के लिए क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 समय मिलेगा, देयर आर 2 डिफरेंट इंस्टेंट्स एट व्हिच ही कैन रीच द इंजन। बहुत स्लो में गया, उसके पास एक भी इंस्टेंट नहीं है कि वो पहुंच पाएगा क्योंकि ट्रेन भाग जाएगा। और अगर वो एडिक्वेट मिनिमम स्पीड में गया तो वो दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, जस्ट इंजन के पास पहुंचेगा, चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो ट्रेन आगे निकल जाएगा और चढ़ नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इंजन में पहुंचने के लिए हम कुछ इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन इफ u इज लेस देन सर्टेन वैल्यू, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, आई मीन नो रियल सॉल्यूशन। और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि 2 बार वो पहुंचेगा, और u अगर मिनिमम स्पीड है तो पहुंचेगा वहां पर, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्या? तो इन चीजों को थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया ट्रेन, अब ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेंथ है 100 मीटर, आदमी का स्पीड मालूम नहीं कितना, चलो मानते हैं u है, भाग के आया और u स्पीड में भागने लगा। जब वो इंजन के पास पहुंचेगा, जब वो इंजन के पास पहुंचेगा तब ट्रेन कितना दूर गया होगा, यहां से यहां तक गया होगा, दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। और आदमी यहां से भाग के हो गया होगा यहां तक, दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। मैन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। ऑब्वियसली मैन ज्यादा दूर दौड़ेगा, ज्यादा दूर दौड़ेगा मतलब द डिफरेंस बिटवीन sm एंड st विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। नाउ we could understand sm minus st is length of the train। वो चाहे पहली बार पहुंचे या दोबारा पहुंचे, दोनों ही केस में जब भी वो इंजन के पास होगा तब तक आदमी ज्यादा दूर गया होगा। कितना ज्यादा, sm minus st। नहीं पहुंचा तो बात अलग है, अगर पहुंचा है हो सकता है कि मिनिमम स्पीड में दौड़ के पहुंचा है या फिर बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ के 2 बार पहुंचा है, दोनों ही हाल में उसका सिचुएशन तो कुछ ऐसे ही होगा। तो sm minus st will be equal to 100। मैन कितना गया होगा, u स्पीड में जा रहा है तो ut गया होगा, मान लो कि t सेकंड बाद पहुंचा, कब पहुंचा, t सेकंड में। और ट्रेन कितना गया होगा, ut प्लस हाफ एड स्क्वायर, उसका u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
तो फिर इन दैट केस यू विल से इट इज ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut तो 0 हो गया, हाफ एट स्क्वायर हाफ 2t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, इट इज कमिंग आउट टू बी t स्क्वायर माइनस ut माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करोगे तो t का 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन 2 वैल्यू कब निकलेगा? जब वो ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा है, 2 बार इंजन के पास पहुंच रहा है। और एक वैल्यू कब निकलेगा? जब वो मिनिमम स्पीड में दौड़ रहा है इंजन के पास पहुंचने के लिए। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. फॉर यू मिनिमम t हैज वन सॉल्यूशन और t हैज बोथ सॉल्यूशंस इक्वल। दो सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, सॉल्यूशंस इक्वल। अच्छा, इसका दोनों सॉल्यूशन इक्वल होगा तो इसमें t का वैल्यू निकालने का तरीका तो आपको मालूम है, माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस u प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस u का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, और यहाँ पर माइनस है, ये c है, c में एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा 400 4ac का रूट ओवर बाई 2a। दीज आर द टू रूट्स। 2a मतलब 2 इनिशियल वैल्यू। a कितना है यहाँ पर? a तो यहाँ पर 1 है, 1t स्क्वायर है माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों रूट इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे? ये प्लस करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा, माइनस करेंगे तो दूसरा वैल्यू निकलेगा। दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये क्वांटिटी 0 है। सो फॉर दिस t हैज बोथ सॉल्यूशंस इक्वल। सो आप क्या कहोगे? थोड़ा मैं स्पेस बनाऊं यहाँ पे। दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे, दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे। फॉर दिस u स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस साइन, ये इधर माइनस कैसे हुआ देखो तो, ये माइनस है, मैं टी स्क्वायर इधर ले आया, हाफ टी स्क्वायर को इधर ले लिया, प्लस 100 होगा। देखो यहाँ लिखने में मैं थोड़ा गड़बड़ किया। आर गेटिंग? देखो ut माइनस हाफ टी स्क्वायर तो ये हो गया टी स्क्वायर, ut माइनस टी स्क्वायर इक्वल 100, टी स्क्वायर किधर ले लो, टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस ut, हाँ ये प्लस 100 होना चाहिए, मतलब ये साइन होना चाहिए माइनस। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फॉर दिस u स्क्वायर माइनस 400, ये जो क्वांटिटी है u स्क्वायर माइनस 400, ये क्वांटिटी मस्ट बी 0, मतलब u कितना होना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड। सो विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ही शुड रन सो दैट ही जस्ट रीचेस द इंजन? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर 20 से ज्यादा स्पीड में दौड़ेगा तो इंजन के पास 2 बार पहुंचेगा, एक खुद दौड़ के पहुंचेगा, एक बार आगे निकल जाएगा, ट्रेन पीछे पहुंचेगा। होता ही नहीं होता। जो लोग काफी जोर से दौड़ते हैं वो कंपटीशन लगाते हैं। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. A body slides from rest from top of a smooth incline of height h and it reaches bottom in 3 seconds. What was its height at the end of 1 second? आप लोग थोड़ा ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। इसमें देख लो, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है करने में। तो सपोज कोई ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करना शुरू किया, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब एक्सीलरेशन आपको मालूम है कि g sin थीटा होता है, और ये हाइट h है। h हाइट से स्लाइड किया, यहाँ पहुंचा कब? 3 सेकेंड में। पूछा है कि व्हाट वाज इट्स हाइट एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर कहीं होगा वो, पूछा है तब बताओ इसका हाइट क्या था। 1 सेकेंड के बाद क्या था? पहले था h0, फिर h1, फिर h2, h3 तो 0 हो गया। समझ में आया? h1 क्या था पूछा है, ये कब? t इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो t इक्वल टू 2 सेकेंड भी तो कहीं हुआ होगा। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u was 0, acceleration was constant. Once the acceleration is constant, तो अगर आप कहोगे कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस होगा 3x, ये डिस्टेंस होगा 5x। समझ में आया? 8h/9. 8h/9 बता रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्या ये समझ में आया? अगर ये डिस्टेंस x हुआ, ये डिस्टेंस x हुआ तो ये डिस्टेंस होगा 3x, ये डिस्टेंस होगा 5x, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, नाउ यू सी दिस छोटा ट्रायंगल एंड दिस मोटा ट्रायंगल आर सिमिलर, है ना। तो ये x है और ये पूरा कितना है, x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो गया 9x। सो x बाई 9x इज इक्वल टू ये कितना है, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं h डैश, कौन सा, ये हाइट को। वी आस्क दिस अंडरस्टैंड दिस हाइट, छोटा सा हाइट, इस हाइट को चलो कहते हैं h डैश। तो x बाई 9x इज इक्वल टू h डैश बाई h0, x बाई 9x इज इक्वल टू h डैश बाई h0 बाय सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स। ये h0 क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम ए हाइट h, तो h ही है, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h, तो h को h ही रहने देते हैं जितना दिया। इससे पता चल गया कि h डैश इज h बाई 9, h डैश अगर h बाई 9 हो गया, इससे पता चला h1 इज h माइनस h बाई 9, हाइट ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड इज दिस व्हिच इज h माइनस h डैश। सही बताया बच्चे ने, 8h बाई 9। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. आगे, a particle moving with constant acceleration travels 20 meter in 2 seconds and 50 meter in इसे लिखा है गड़बड़, in 4 seconds। 50 मीटर गया 4 सेकेंड में, 20 मीटर गया 2 सेकेंड में। What will be average velocity after 6 seconds? थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पार्टिकल कोई मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कोई जानकारी नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि इट वाज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। 20 मीटर जाता है 2 सेकेंड में, पहला 2 सेकेंड में जाता है 20 मीटर, 4 सेकेंड में जाता है कितना, 4 सेकेंड में जाता है वो 50 मीटर। बताओ 6 सेकेंड में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सपोज 6 सेकेंड में अगर हमें पता चल गया कि वो कितना दूर गया है, तो हमें मिल जाएगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, s by 6 इज द आंसर। इनिशियल वेलोसिटी कोई जानकारी नहीं है, कितना है कोई जानकारी नहीं है, बट यू नो दिस डिस्टेंसेस आर ऑल मूव्ड इन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स। पहला 2 सेकंड में गया है 20 मीटर, 4 सेकंड में गया 50 मीटर, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना गया 30 मीटर। तो अगला 2 सेकंड में कितना जाएगा, ऑब्वियसली दे आर इन AP, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना होगा, अबे जोर से बोलो, तुम ही लोग तो पढ़ा रहा हूं, एकदम आवाज नहीं आ रहा, योर माइक्रोफोन इज नॉट प्रॉपर्ली पोजीशन। तो ये हाँ 40, क्योंकि डिफरेंस 10 का है, तो मतलब 6 सेकंड में कितना दूर गया 40 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 40/6, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 40/6 इज 20/3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, करने की तरीका हर जगह बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं चीजों को हाईलाइट किया हूँ कैसे अप्रोच करेगा। हाँ रोशन बोलो, कुछ बोलना चाहते हो। 15 मीटर पर सेकंड क्यों नहीं होगा सर, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 40 प्लस 30 प्लस 20 और टोटल टाइम 6। मैं गलत लिखा हूँ इसलिए नहीं हुआ, मैं सही लिखता तो ठीक होता। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस 40 हुआ, क्या 40 कैसे हुआ टोटल डिस्टेंस, गड़बड़ मैं कर दिया था, तुम तो अच्छे बच्चे हो। हाँ टोटल डिस्टेंस कितना गया 6 सेकंड में, ये अगर 40 हुआ तो 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया 50 प्लस 40 है कि नहीं, 90 मीटर गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एस का वैल्यू कितना है, एस इज यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 90 मीटर, और टाइम लिया है 6 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 90/6 इज 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन बाकी कोई तो नहीं बोला, मैं कुछ भी पढ़ाऊं तुम लोग हाँ जी करते रहोगे। 300 साल तो अंग्रेज बैठ के गए इस देश पे, कुछ लोग हाँ जी कर रहे थे। अब चाइना भी मौका ढूंढ रहा है, कब आ जाएगा, ऐसे ही करते रहोगे पता चला पाकिस्तान भी आ जाएगा, और 300 साल के लिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हर चीज में यस सर, ठीक है। आइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ए ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन रीचेस ए लैंप पोस्ट विद 6 मीटर पर सेकंड एंड लीव्स द पोस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आंसर बताइए, आप बता सकते हो। ये 60 मीटर। हाँ देखता हूँ, कोई ट्रेन यस कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, पहुंचा क्या स्पीड में, इट इज 6 मीटर पर सेकंड में। कुछ समय के बाद पार करके निकल गया, जब पार करके निकल गया तब उसका स्पीड था
10 मीटर पर सेकेंड, और पार करने के लिए क्या टाइम लगा? टाइम लगा 20 सेकेंड। तो ये दोनों इंटरवल के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था? 6 + 10/2 है क्या? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, तो कितना दूर गया होगा? 8 × 20 160 मीटर्स। क्या बात समझ में आया? Yes. A car starts from rest and moves with constant acceleration. If its average velocity in the interval t lying between t0 to 2t0 is v0, then what is the average velocity in the interval t lying between 3t0 to 4t0? हाँ, particle starting from rest moves with constant acceleration. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Particle starts from rest and moves with constant acceleration, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। मान लो कि मैं इसको t0 सेकेंड की इंटरवल में ब्रेक करता हूँ। ये पहला t0 है, 2t0 है, 3t0 है, 4t0 है, ऐसा दिया कि जो इंटरवल था t0 से 2t0 के बीच में, इस इंटरवल में कितना दूर गया है वो एवरेज वेलोसिटी। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी था v0, और 3t0 से 4t0 ये इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कितना है, ऐसे करके पूछा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी हियर? देखने में डरावना लगता है, लेकिन एकदम दम नहीं है, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो। आप जानते हो कि ये पहला में अगर डिस्टेंस x1 गया होगा, फिर x2 गया होगा, दूसरा इंटरवल में x3, इसमें x4 गया होगा। यू नो ऑल दिस डिस्टेंसेस आर इन रेशियो ऑफ 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसका जो डिस्टेंसेस गया है, ये डिस्टेंस कितने समय में गया? t0 में। ये भी t0 में, ये भी t0 में, ये भी t0 में। इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या था? x1/t0। इसमें एवरेज वेलोसिटी x2/t0। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी x3/t0। मतलब एवरेज वेलोसिटी का रेशियो इन रेगुलर टाइम इंटरवल्स इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब x1 is to x2 is to x3 is to x4 and so on is equal to average velocity in the first t0 seconds is to average velocity in the second t0 second is to average velocity in the third t0 seconds and so on। मतलब कहने का मतलब है x1 is to x2 is to x3 and so on is equal to average velocity in the first t0 second, average velocity in the second t0 second, average velocity in the third t0 second and so on। मतलब एवरेज वेलोसिटी भी वही रेशियो में है। अच्छा ठीक है, ये अगर हुआ x, हम जानते हैं ये डिस्टेंस गया अगर x, ये जाता है 3x, ये 5x, ये 7x, ये था 3x, ये था 7x, ये डिस्टेंस 3x, ये डिस्टेंस 7x। 3x by t0 इज v0, 7x by t0 कितना होगा? बात समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे। 3x by t0 is given to be v0। पूछा क्या है? 7x by t0 is equal to how much? ये तो कोई भी बता सकता है। It is v0/3, x by t0 की जगह v0/3 लिखो तो आंसर हो जाएगा 7v0/3। क्या बात समझ में आया? मैं वो सारी चीजों को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ which will add to your knowledge। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ। थ्रू दिस न्यूमेरिकल्स वो सारे फॉर्मूला को यूज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस का पर्व तब शुरू होगा जब आप क्वेश्चन से बुक से करना शुरू करोगे या फिर मटेरियल से करना शुरू करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं आगे बढ़ूँ? सबको समझ में आ गया? चलिए। Particle moving along straight line with constant acceleration covers 3 consecutive unequal distances with average velocities v1, v2, v3. Find overall average velocity। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया है कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी कोई जानकारी नहीं दिया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। एनीवे कवर्स 3 consecutive unequal distances
with average velocities v1, v2, v3 on equal distances। ये भी और खतरनाक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस कुछ तीसरा अलग अलग है। चलो मैं सारा पॉइंट को थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी। बोल रहा है कि ये पार्ट में उसका एवरेज वेलोसिटी था v1, ये पार्ट में एवरेज वेलोसिटी था v2, ये पार्ट में एवरेज वेलोसिटी था v3। तो बताओ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या था, जबकि डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। क्या आप लोग ट्राई करना पसंद करोगे? डिस्टेंसेस आर नॉट नो, ओनली इस पीरियड का एवरेज वेलोसिटी, ये पीरियड का एवरेज वेलोसिटी, ये पीरियड का एवरेज वेलोसिटी और ये पीरियड का एवरेज वेलोसिटी दिया है, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी पूछा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कर लो, आंसर को याद रख लेना, मैं बना देता हूं। क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है तो हम कहेंगे v1 है क्या, v1 इज va प्लस vb बाय 2। अच्छा v2 क्या है, v2 इज vb प्लस vc बाय 2 एंड v3 क्या है, vc प्लस vd बाय 2। और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। क्या बात समझ में आया? अच्छा, ये जो चीजें आपको समझ में आया उसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एवरेज वेलोसिटी था, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, वो ये है va प्लस vd बाई 2। ये हम समझ गए। चाहो तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, va माइनस vb माइनस vb प्लस vc प्लस vc माइनस vd। देखो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, va प्लस, सॉरी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक vb जोड़ा एक vb सब्ट्रैक्ट किया, एक vc जोड़ा एक vc सब्ट्रैक्ट किया, लिख सकते हैं। कैन वी राइट लाइक दिस? देखो प्लस vb माइनस vb माइनस vc प्लस vc कैंसिल हो जाएगा, रहेगा va प्लस vd प्लस 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 va प्लस vd बाई 2। देखो तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ, ये पूरा चीज क्या है, va मैं प्लस vb माइनस vb प्लस vc माइनस vc करता हूं और माइनस vb माइनस vc को एक ब्रैकेट में रख लिया। तो ये हो गया पहला वाला कौन, v1, क्योंकि दिस बाई 2 इट इज va प्लस vb बाई 2 माइनस vb प्लस vc बाई 2 प्लस vc प्लस vd बाई 2 एंड दिस वैल्यूज आर गिवन v1 माइनस v2 प्लस v3। So overall average velocity is given by this formula। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। ठीक है, किसी को दोबारा चाहिए तो फिर बताएंगे। समझ में आया? Yes, sir. यस यस। टिपिकल क्वेश्चन से कुछ टिपिकल क्वेश्चन का आंसर को याद रखने की कोशिश कर लेना, वो ठीक रहेगा। अनइक्वल डिस्टेंस से, अगर इक्वल डिस्टेंस होता तभी तो ये एप्लीकेबल है। अगर डिस्टेंसेस इक्वल होते, हमको डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं था, तब भी ये होता। लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे आंसर्स होते इक्वल डिस्टेंस हुआ तो। इफ डिस्टेंसेस वर इक्वल, इक्वल then also क्या हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v3। बट इन एडिशन v0 विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलो मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस को हम 3s मानते हैं बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम तो 3s बाय टोटल टाइम क्या है, पहला s को गया v1 एवरेज वेलोसिटी में तो s बाई v1, s बाई v2, s बाई v3। थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ये मिलेगा ऊपर 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 plus v2 यस 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 v2 v3 प्लस v1 v3। ये भी सही होता, मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब कुछ होता है। तुम लोगों का भी कुछ कुछ होता है कि कुछ नहीं होता है, बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ।
So don't think I am solving numericals for you. I am trying to give you जो नेसेसरी नॉलेज है, जहाँ हो सकता है कि आप मिस कर रहे होगे वो चीज़ों। मैं आपके लिए न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जो थ्योरी बताया उसको थोड़ा आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड ए वुमन परफेक्ट। लड़कियों को नहीं सोचना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हम लोग क्या करेंगे, सबको परफेक्ट बनाता है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, होप यू कैन ट्राई। A bullet fired horizontally into a wooden log penetrates 36 centimeter before stopping. फायर कर दिया किसी वुडन लॉग को हॉरिजॉन्टली, तो कितना घुस गया अंदर? 36 सेंटीमीटर बिफोर स्टॉपिंग। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1/3 टाइम इंटरवल ऑफ पेनिट्रेशन। लास्ट 1/3 टाइम इंटरवल ऑफ पेनिट्रेशन। फाइंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस टू दैट फॉर द सेकंड हाफ डिस्टेंस। I want you to think on the basis of principle of reciprocity. कोई चीज गया अंदर जाके रुका। Let me draw the diagram. ये हो गया आपका वुडन लॉग, ये हो गया लकड़ी का ब्लॉक। यहां से कोई बुलेट गया, मान लो घुसा यू स्पीड में, घुसा यू स्पीड में। कितना स्पीड में घुसा मालूम नहीं, कितना दूर घुसा, यहां तक घुसा और आके रुक गया। ये कुछ वेलोसिटी में था, उसका रिटार्डेशन क्या था, क्योंकि जा रहा था तो स्लो हो रहा था, मतलब एक्सीलरेशन हुआ कितना था मालूम नहीं। सो इट इज समथिंग u0। यहां पर आके वेलोसिटी 0 हो गया। रेसिप्रोसिटी लगाइए, अगर ये यहां से निकलता 0 स्पीड में और इधर चलता सेम एक्सीलरेशन में, तो निकलते निकलते उसकी वेलोसिटी क्या हो गया होता? u0 हो गया होता। क्या बात समझ में आया? Yes, उतना ही समय लेता निकलने के लिए, उतना ही डिस्टेंस जाता। अगर समझ में आ गया तो आप उल्टे सोचो। पूछा है, पहला बीट में पूछा है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1/3 टाइम इंटरवल ऑफ पेनिट्रेशन। लास्ट 1/3, मान लो कि यहां से यहां तक जाने के लिए t सेकंड लगा, लास्ट t/3 सेकंड में कितना दूर गया? लास्ट t/3 सेकंड, मतलब ये जो डिस्टेंस गया है कितना समय में गया है? t/3 सेकंड में। लास्ट t/3 में कितना गया, जबकि ये पूरा कितना है? पूरा इज 36 सेंटीमीटर। अगर लास्ट t/3 में जो जाता, इधर आते वक्त पास्ट t/3 में उतना ही जाता। ये पहला t/3 सेकंड है, ये दूसरा t/3 सेकंड है, ये तीसरा t/3 सेकंड में पहुंच गया। मतलब अगर पहला में जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देखो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पहला में गया x, दूसरे में 3x, तीसरे में 5x, मतलब टोटल कितना जाता? 4x + 5x 9x, और वो कितना होता? 36। तो x कितना होता? 4 सेंटीमीटर। मतलब पहला t/3 में जाता 4 सेंटीमीटर, तो आखिरी t/3 में कितना गया होगा? क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बीट नंबर 1 का आंसर हो गया। ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों को एक बार में पसंद नहीं आता है, 2 बार बुलवाते हैं। तो कोई चीज u0 वेलोसिटी में घुसा, 36 सेंटीमीटर जाके रुका, उसका रिटार्डेशन हो रहा था, से रिटार्डेशन a0। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहता है अगर u = 0 से 0 वेलोसिटी से ये चलना शुरू करता, ये क्या लिख दिया हूं मैं, अगर मैं ये यहां से u = 0 वेलोसिटी में चलना शुरू करता तो वही एक्सीलरेशन होता, तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता। सोचो कि आप जो क्या करते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में बुलेट पुई जा रहा था, आप रिवर्स कर देते, कैसे दिखेगा? पुई वापस आएगा। बस रिवर्स वीडियो आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? रिवर्स वीडियो का कभी देखियो कि नहीं देखियो? अभी रिवर्स वीडियो देखियो कि नहीं देखियो? काफी लोग पेपर में आग लगा देते हैं और पेपर पूरा जल गया, उसके बाद रिवर्स वीडियो बना देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे जलता हुआ पेपर से कैसे पेपर निकल के आ रहा है, आग बुझ रहा। वो रिवर्स वीडियो है, समझ में आ रहा? ये गया, डायरेक्ट वीडियो में आप देख रहे हो कि गया यहाँ पे रुका, रिवर्स में देखोगे यहाँ से चला और वापस आया यहाँ तक। लास्ट t/3 सेकंड में कितना दूर जाएगा? लास्ट t/3 में कितना जाएगा? जितना वो फास्ट t/3 में जाएगा, यहाँ फास्ट t/3 में कितना जाएगा? x, तो नेक्स्ट में 3x, नेक्स्ट में 5x, अभी तो थोड़ी देर पहले देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट t/3 में ये जाएगा 5x, तो टोटल कितना जाएगा 9x, और वो 9x कितना है, वो 9x इज 36 सेंटीमीटर दिया है, x हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. बढ़िया, तो ये मैं समझा दिया। अब अगला बीट का आंसर अब बता दो, अगला बीट क्या था, पूछा था फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस टू सेकेंड हाफ डिस्टेंस। आप जानते हो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाता है, पहला हाफ डिस्टेंस x डिस्टेंस जाने के लिए जितना समय लगेगा, दूसरा x डिस्टेंस जाने के लिए कुछ दूसरा समय लगेगा, और t1/t2 का रेशियो होता है 1/√2 - 1। ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। पूछा पहला हाफ डिस्टेंस और दूसरा हाफ डिस्टेंस, ये लॉग से बाहर बुलेट चला गया, फिर भी रुका कैसे, इसको थोड़ा अंदर करते हैं। यस, अब पहला हाफ डिस्टेंस, तो अगर इस फॉर्मूला को हम यूज करना चाहेंगे तो हम क्या सोचेंगे, अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा तभी, ये जो फॉर्मूला था कब, जब वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, रेस्ट से यहां से स्टार्ट किया, तो ये हो गया t1, ये हो गया t2। लेकिन आपको पूछा है पहला हाफ डिस्टेंस, मतलब क्या पूछा है, t2। समझ में आ रहा क्या, आपको पूछा है t2/t1, तो t2/t1 कितना हो जाएगा, t2/t1 हो जाएगा √2 - 1। बड़ा उल्टा पुल्टा चीज है, क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. T2/T1 कैसे हो तो? हाँ, t2/t1 कैसे हुआ, देखो t2/t1 ऐसे हुआ कि अगर वो यहां से इधर से आ रहा है, क्या मालूम कुछ तकलीफ है, शायद मेरा इंटरनेट धोखा दे रहा है, आई मीन क्या कहते हैं, इन्वर्टर धोखा दे रहा है। वो इधर से जा रहा था और जाके रुका, उधर से आएगा तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। जब जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, पहला आधा डिस्टेंस को जो टाइम लेता है उसको हम t1 कहते हैं, दूसरा आधे को t2 कहते हैं। जब इधर से जा रहा है, पहला आधा कौन सा है, t2 है, तो t2/t1 हो जाएगा आंसर। पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कितना समय में गया था, t2 में, तो हमें t2/t1 निकालना है। जब t2/t1 निकाले तभी जाके पता चला कि इट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। क्या बात समझ में आया?